आज के इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम भौतिकी के कुछ कह सकते हैं बुनियादी मगर बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, जैसे कि ऊर्जा कैसे अपना रूप बदलती है या फिर गुरुत्वाकर्षण मतलब वो ताकत जो हमें जमीन से जोड़े रखती है, ये असल में कैसे काम करती है। और ये भी कि हमारे सौर मंडल के ग्रह किन नियमों से सूरज का चक्कर लगाते हैं और वो सैटेलाइट्स कृत्रिम उपग्रह आसमान में कैसे टिके रहते हैं। उन्होंने तो हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी है, खासकर संचार को। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का आधार है भौतिकी से जुड़े कुछ दस्तावेज। तो इन दस्तावेजों में जो जानकारी है हम कोशिश करेंगे कि उसका सार निकालें। हाँ, उसे आसान भाषा में समझें और देखें कि ये सिद्धांत हमारे आसपास की दुनिया को कैसे चलाते हैं। सही कहा। हमारा लक्ष्य यही है कि इन जरूरी बातों को समझें और ये देखें कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो फिर शुरू करते हैं, शायद ऊर्जा रूपांतरण मतलब एनर्जी कन्वर्जन से। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए, क्योंकि ये भौतिकी के सबसे मूल नियमों में से एक से जुड़ा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। कि ऊर्जा ना बनती है ना खत्म होती है। बस अपना रूप बदल लेती है। और हमारी जितनी भी तकनीक है वो इन्हीं बदलावों पर, इन्हीं रूपांतरणों पर टिकी है। हाँ, जैसे टेबल में पहला ही उदाहरण है, एक आम सा बिजली का बल्ब। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और उसे बदल देता है रोशनी और गर्मी में। बिल्कुल। और बल्ब का गर्म होना ये दिखाता है कि सारी की सारी बिजली रोशनी में नहीं बदल पाती, कुछ ऊष्मा यानी गर्मी बन जाती है। अच्छा, और आजकल जो इतने सोलर पैनल दिखते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल। वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो सूरज की रोशनी मतलब प्रकाश ऊर्जा को सीधे बिजली में, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बदलाव 100% कुशल नहीं होता, कुछ न कुछ ऊर्जा लॉस होता ही है। हाँ, ये दिलचस्प है कि हर बदलाव में कुछ ऊर्जा जैसे गायब सी हो जाती है या शायद अनचाहे रूप में बदल जाती है, जैसे गर्मी। लाउडस्पीकर का ही सोचें, वो बिजली को आवाज में बदलता है। सही। लेकिन एम्पलीफायर गर्म क्यों हो जाता है फिर? वो भी ऊर्जा रूपांतरण का ही एक साइड इफेक्ट है, कह सकते हैं। इसी तरह पुराने जमाने के स्टीम इंजन्स थे। हाँ, वो गर्मी को, ऊष्मा ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते थे, पहियों को घुमाने के लिए। और आजकल के डीजल इंजन? वो ईंधन में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। ये सारे उदाहरण बस यही दिखाते हैं कि ऊर्जा सिर्फ रूप बदल रही है, और इन बदलावों को समझना ही वही तो इंजीनियरिंग है। ऊर्जा के इस बहाव को समझने के बाद अब उस बल पर आते हैं जो शायद पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से बांधे रखता है, गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का नियम। हाँ, बिल्कुल। सर आइजैक न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसने हमारी समझ ही बदल दी थी। क्या कहता है ये नियम आसान शब्दों में? ये नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर दो कण, जिनमें भी द्रव्यमान यानी मास है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक बल से आकर्षित करते हैं। अच्छा। और ये जो खिंचाव का बल है F, ये उन दोनों कणों के द्रव्यमान, मान लीजिए m1 और m2, इनके गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। मतलब जितने भारी कण उतना ज्यादा खिंचाव। हाँ, और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही। इसका मतलब है कि दूरी जितनी ज्यादा होगी, खिंचाव उतना ही कमजोर होता जाएगा, और ये कमजोरी तेजी से बढ़ती है। दूरी डबल तो खिंचाव 4 गुना कम। गणित में इसे लिखते हैं F = G m1 m2 r²। यहाँ ये G क्या है? G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एक स्थिरांक। दस्तावेज में इसका मान दिया है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। ये तो बहुत ही छोटा मान लग रहा है, 10⁻⁻11। हाँ, और यही वजह है कि हमें रोजमर्रा की चीजों जैसे हमारे और मेज के बीच एक खिंचाव महसूस ही नहीं होता। ये बल तभी असरदार होता है जब कम से कम एक चीज बहुत बहुत भारी हो, जैसे कि पृथ्वी या सूरज। तो जो पृथ्वी हम पर खिंचाव डालती है, जिसे हम आम भाषा में गुरुत्व या ग्रेविटी कहते हैं, वो इसी बड़े नियम का एक खास केस हुआ। बिल्कुल। गुरुत्व पृथ्वी का वही खिंचाव है जो चीजों को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। इसीलिए तो हम जमीन पर टिके हैं और सेब नीचे गिरता है। हाँ, और जब कोई चीज गिरती है बिना किसी रोक टोक के, जैसे हवा ना हो, तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। हाँ, इसी गुरुत्व के कारण उसमें त्वरण पैदा होता है, उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। इसी त्वरण को G
यानी गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। हाँ, लगभग 9.8 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है हर सेकंड गिरने वाली चीज की रफ्तार 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। और ये चीज के वजन पर निर्भर नहीं करता है ना, गैलीलियो वाला एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल नहीं। जी का मान गिरने वाली चीज के द्रव्यमान या वो कैसी दिखती है इस पर निर्भर नहीं करता। सैद्धांतिक रूप से वैक्यूम में एक पंख और एक भारी पत्थर एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे। लेकिन आपने कहा पृथ्वी पर लगभग 9.8, तो क्या ये मान हर जगह थोड़ा अलग होता है? हाँ, थोड़ा सा। जैसा स्रोत बताते हैं, जी निर्भर करता है पृथ्वी के अपने द्रव्यमान पर और उसकी त्रिज्या पर। अच्छा। और क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, तो वहां त्रिज्या कम है। इसलिए ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलिए इसी गुरुत्व के असर को एक रोजमर्रा की सिचुएशन में देखते हैं। लिफ्ट में कभी-कभी लिफ्ट में हमें अपना वजन ज्यादा लगता है, कभी कम। क्या वजन सच में बदल जाता है? देखिए, हमारा असली द्रव्यमान यानी मास वो तो उतना ही रहता है, लेकिन हमें जो वजन या भार महसूस होता है वो असल में वो रिएक्शन फोर्स है जो लिफ्ट का फर्श हम पर लगाता है। रिएक्शन फोर्स मतलब धक्का? हाँ, एक तरह से। और जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है, मतलब उसकी स्पीड बदलती है, तो ये रिएक्शन फोर्स भी बदल जाता है। इसी बदले हुए फोर्स को हम वजन में बदलाव की तरह महसूस करते हैं। इसे आभासी भार कहते हैं। अच्छा, तो जैसा स्रोत में लिखा है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है तो वर्ण ऊपर की ओर होता है, तब हमें भारी क्यों लगता है? क्योंकि आपको लिफ्ट के साथ ऊपर एक्सेलरेट करने के लिए फर्श को आपको ज्यादा जोर से ऊपर धकेलना पड़ता है, आपके सामान्य वजन से भी ज्यादा। यही एक्स्ट्रा फोर्स हमें भारी महसूस कराता है। समझ गया। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ तेजी से जाना शुरू करती है, त्वरण नीचे की ओर, तब हल्का लगता है। हाँ, क्योंकि आप और लिफ्ट दोनों ही नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो फर्श को आपको संभालने के लिए कम रिएक्शन फोर्स लगाना पड़ता है, इसीलिए हल्कापन महसूस होता है। और अगर लिफ्ट एक बराबर स्पीड से चल रही हो, ऊपर या नीचे, लेकिन बिना त्वरण के, तब त्वरण शून्य है, तो रिएक्शन फोर्स ठीक आपके असली वजन के बराबर होता है, कोई बदलाव महसूस नहीं होता। स्रोतों में एक और अजीब स्थिति बताई है। अगर लिफ्ट नीचे आते हुए उसका त्वरण जी से ज्यादा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही असामान्य स्थिति होगी, शायद कोई तकनीकी खराबी हो। इसमें लिफ्ट आपके शरीर के प्राकृतिक रूप से गिरने की रफ्तार जी त्वरण से भी ज्यादा तेजी से नीचे जाएगी। तो क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आपके पैर फर्श से ऊपर उठ जाएंगे और आप लिफ्ट की छत की तरफ तैरने लगेंगे। बाप रे। और सबसे डरावनी स्थिति, अगर लिफ्ट की केबल ही टूट जाए, फ्री फॉल। हाँ, मुक्त पतन। इस स्थिति में लिफ्ट और आप दोनों ही एक साथ एक ही त्वरण जी से नीचे गिर रहे होते हैं। आपके और लिफ्ट के फर्श के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो फर्श कोई धक्का नहीं लगाता? बिल्कुल नहीं। रिएक्शन फोर्स शून्य हो जाता है, प्रभावी त्वरण भी शून्य हो जाता है और आपको भारहीनता मतलब वेटलेसनेस महसूस होती है, जैसे अंतरिक्ष यात्री महसूस करते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो अभी भी है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण कहीं नहीं गया, आपका द्रव्यमान भी उतना ही है, बस आपको अपना वजन महसूस नहीं हो रहा। कमाल है, कैसे सिर्फ त्वरण हमारे वजन के एहसास को बदल सकता है। अच्छा, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठते हैं, ग्रहों की गति की तरफ। केपलर के नियम, स्रोत में 3 नियम दिए हैं। हाँ, योहानस केपलर। उनके नियम खगोल विज्ञान के लिए मील का पत्थर थे। उन्होंने बताया कि ग्रह कैसे घूमते हैं, हालांकि वो ये नहीं बता पाए थे कि क्यों घूमते हैं। वो तो बाद में न्यूटन ने समझाया। पहला नियम है कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या है? ये बताता है कि ग्रह सूरज के चारों ओर गोल चक्कर नहीं काटते जैसा पहले माना जाता था, तो फिर? बल्कि अंडाकार पथों पर घूमते हैं, जिन्हें दीर्घवृत्त या इलिप्स कहते हैं। और सूरज उस अंडाकार के बिल्कुल बीच में नहीं होता, बल्कि उसके 2 फोकस बिंदुओं में से एक पर होता है। अच्छा, मतलब ग्रह कभी सूरज के थोड़ा पास होता है, कभी थोड़ा दूर। बिल्कुल, उसकी दूरी बदलती रहती है। ठीक है। दूसरा नियम है क्षेत्रफलीय वेग का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। ये थोड़ा सुनने में मुश्किल लग रहा है। हाँ, थोड़ा समझने वाला है। इसका सार ये है कि ग्रह को सूरज से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका नतीजा ये होता है कि जब ग्रह सूरज के नजदीक होता है तो उसे तेज चलना पड़ता है ताकि वो ज्यादा दूरी तय करके उतना ही एरिया कवर कर सके, और जब वो सूरज से दूर होता है तो वो धीमा हो जाता है। अरे वाह, मतलब ग्रह की स्पीड भी फिक्स नहीं रहती अपनी ऑर्बिट में, वो बदलती रहती है। हाँ बिल्कुल, पास आने पर तेज, दूर जाने पर धीमी। और तीसरा नियम, परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ पीरियड्स। ये नियम ग्रह की कक्षा के साइज और उसका एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय यानी परिक्रमण काल T के बीच एक गणितीय रिश्ता बताता है। क्या रिश्ता है? ये कहता है कि परिक्रमण काल का वर्ग यानी T² उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष मतलब सेमी मेजर एक्सिस, आप इसे ऑर्बिट की औसत त्रिज्या समझ सकते हैं, R, उसकी तीसरी घात यानी R³ के समानुपाती होता है। T² प्रोपोर्शनल टू R³। बाप रे, गणित आसान शब्दों में कहे तो? आसान शब्दों में, जो ग्रह सूरज से जितना ज्यादा दूर होगा उसका ऑर्बिट उतना ही बड़ा होगा, बड़ा R, और उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा T। अच्छा। जैसे स्रोत में उदाहरण है, बुध ग्रह सबसे पास है तो उसका साल सिर्फ 88 दिन का होता है। हाँ। और नेपच्यून जो बहुत दूर है उसे एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं। समझ गया, दूरी बढ़ी तो टाइम भी बढ़ गया। केपलर के ये नियम तो कमाल के हैं। हाँ, इन्होंने न सिर्फ ग्रहों की चाल की सटीक भविष्यवाणी करना मुमकिन बनाया, बल्कि ये सोच भी पक्की की कि ये ब्रह्मांड किन्हीं गणितीय नियमों पर चलता है। इसने एस्ट्रोनॉमी को एक साइंस बनाया। ग्रहों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उपग्रहों की, सैटेलाइट्स की। स्रोत कहते हैं कि ये वो पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। हाँ, जैसे हमारा चांद पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन आज हम जिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर इतने निर्भर हैं, वो भी इन्हीं नियमों पर चलते हैं। उन्हें ऑर्बिट में बने रहने के लिए एक खास स्पीड चाहिए होती है। उसे कहते हैं कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या ये स्पीड सैटेलाइट की ऊंचाई पर निर्भर करती है? हाँ बिल्कुल, ये वो कम से कम स्पीड है जो सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे गिरने से रोकती है और उसे ऑर्बिट में बनाए रखती है। तो सैटेलाइट पृथ्वी से जितना ज्यादा ऊंचा होगा, गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कमजोर होगा, इसलिए उसे ऑर्बिट में टिके रहने के लिए कम स्पीड की जरूरत होगी। अच्छा, ऊंचाई ज्यादा तो स्पीड कम। हाँ, और एक बात और, ये स्पीड सैटेलाइट के खुद के वजन मतलब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, और सैटेलाइट का परिक्रमण काल यानी एक चक्कर पूरा करने का समय, वो भी ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसा केपलर के तीसरे नियम से भी अंदाजा लगता है, जो सैटेलाइट ज्यादा ऊंचाई पर होगा, बड़ा R, उसका ऑर्बिट लंबा होगा और स्पीड कम होगी। तो चक्कर पूरा करने में ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल, परिक्रमण काल भी ज्यादा होगा। हमारे स्रोत दो खास तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जिक्र करते हैं। एक तो भूतुल्यकालिक या जियोस्टेशनरी और दूसरे ध्रुवीय या पोलर। इनमें क्या फर्क है? भूतुल्यकालिक या जिन्हें भूस्थिर भी कहते हैं, वो बहुत खास हैं। वो पृथ्वी से एक निश्चित ऊंचाई पर लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर। काफी ऊंचा है ये तो। हाँ, और वो ठीक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। और इस खास ऊंचाई का क्या मतलब है? इस ऊंचाई पर उनका एक चक्कर पूरा करने का समय यानी परिक्रमण काल ठीक 24 घंटे होता है। 24 घंटे जितना पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो हमें जमीन से देखने पर हमेशा आसमान में एक ही जगह पर दिखते हैं। एकदम सही। इसीलिए उन्हें भूस्थिर, जियोस्टेशनरी कहते हैं। और यही खूबी उन्हें कम्युनिकेशन के लिए, जैसे टीवी सिग्नल भेजने या मौसम की जानकारी देने के लिए बहुत जरूरी बना देती है। हमें अपने एंटीना को बार बार उनकी तरफ घुमाना नहीं पड़ता। समझ गया। और दूसरे वाले ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट्स। ध्रुवीय उपग्रह, जैसा नाम से भी जाहिर है, पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरने वाले ऑर्बिट्स में घूमते हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ। अच्छा। और ये भूस्थिर सैटेलाइट्स की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर होते हैं, आमतौर पर 500 से 800 किलोमीटर। इतनी कम ऊंचाई? तो इनका चक्कर लगाने का समय भी कम होगा। हाँ, बहुत कम, करीब 90 से 100 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो ये तो बहुत तेजी से घूमते हैं। इनका क्या काम होता है? क्योंकि ये तेजी से घूमते हैं और पृथ्वी इनके नीचे घूमती रहती है, ये धीरे धीरे पूरी पृथ्वी की सतह को स्कैन कर लेते हैं। इससे इनका इस्तेमाल होता है पृथ्वी की मैपिंग, निगरानी, मौसम की डिटेल्ड जानकारी,
जासूसी और कई वैज्ञानिक कामों के लिए। ये सैटेलाइट्स तो वाकई दिखाते हैं कि कैसे फिजिक्स के नियम असल जिंदगी की तकनीक में बदल जाते हैं। बिल्कुल। सैटेलाइट से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। ये क्या चीज है? पलायन वेग वो कम से कम स्पीड है जो किसी चीज को चाहिए होती है किसी ग्रह जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से पूरी तरह आजाद होने के लिए। पूरी तरह आजाद मतलब अगर किसी चीज को इस स्पीड से या इससे ज्यादा स्पीड से ऊपर फेंका जाए तो वो पृथ्वी के खिंचाव को पार कर जाएगी और कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में चली जाएगी। बाप रे, पृथ्वी के लिए ये स्पीड कितनी है? पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, बहुत तेज। इसीलिए रॉकेट को इतनी ताकत चाहिए होती है। तुलना के लिए चांद का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, तो वहां पलायन वेग सिर्फ 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अच्छा। तो जब भी हमें कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से भेजना होता है या किसी और ग्रह से भी, हमें उसे कम से कम इतनी स्पीड देनी पड़ती है ताकि वो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के चंगुल से निकल सके। ये एक तरह से उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के असर की हद तय करता है। सही कहा। हमारी चर्चा के आखिर में स्रोत एक और तरह की गति का जिक्र करते हैं, संक्षेप में सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM। हाँ, SHM। ये भी एक बहुत ही मूलभूत और जरूरी गति है। ये एक खास तरह की दोलन गति है, मतलब पीरियोडिक मोशन, जिसमें कोई चीज एक फिक्स्ड पॉइंट, जिसे माध्य स्थिति कहते हैं, उसके इधर उधर लगातार हिलती डुलती रहती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम? हाँ, पेंडुलम इसका एक अच्छा उदाहरण है, खासकर जब वो बहुत ज्यादा दूर तक न झूले। SHM की खासियत ये है कि चीज पर लगने वाला बल, वो फोर्स जो उसे वापस बीच की तरफ लाता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, वो हमेशा माध्य स्थिति से उसकी दूरी के समानुपाती होता है। मतलब जितना दूर जाए उतना ही जोर से वापस खींचे। हाँ, और हमेशा बीच की तरफ। स्प्रिंग से बंधे वजन का ऊपर नीचे हिलना भी SHM का क्लासिक उदाहरण है। ये प्रकृति में बहुत आम है, अणुओं के कंपन से लेकर तरंगों तक। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया। ऊर्जा के रूप बदलने से शुरू किया। हाँ, फिर गुरुत्वाकर्षण के बड़े नियम और पृथ्वी के अपने गुरुत्व G को समझा। लिफ्ट वाला उदाहरण भी दिलचस्प था कि कैसे त्वरण से वजन का एहसास बदलता है। फिर केपलर के नियमों से ग्रहों की गति का सुंदर गणित देखा। और आखिर में सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, पलायन वेग क्या है और SHM का भी जिक्र किया। हाँ, और इन सब दस्तावेजों से यही पता चलता है कि भौतिकी के ये अलग अलग लगने वाले हिस्से असल में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर ही उस दुनिया को बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। हमारे जमीन पर टिके रहने से लेकर सितारों तक जाने की हमारी कोशिशें सब इन्हीं नियमों पर आधारित है। यहाँ एक सोचने वाली बात दिमाग में आ रही है। जब हम ग्रहों की इतनी सटीक कक्षाओं को देखते हैं या पलायन वेग जैसी जबरदस्त स्पीड्स के बारे में सोचते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण में ही या ग्रहों की इन गतियों में ही ऊर्जा के ऐसे स्रोत छिपे हों जिनका हम अभी इस्तेमाल करना नहीं जानते? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, भविष्य की ओर देखने वाला। क्या हम कभी गुरुत्वाकर्षण तरंगों से ऊर्जा निकाल पाएंगे या ग्रहों की काइनेटिक एनर्जी को टैप कर पाएंगे? सुनने में तो अभी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, फिलहाल तो लगता है, लेकिन कौन जानता है, विज्ञान की समझ जैसे जैसे बढ़ेगी, शायद भविष्य में ऐसे तरीके निकल आएं जिनके बारे में हमने आज सोचा भी नहीं है। संभावनाएं तो अनंत है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बढ़िया बिंदु है। खैर, फिलहाल के लिए इन भौतिक नियमों की जटिलता और सुंदरता को जानने की हमारी ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। हाँ, जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे ज्ञान के एक और ऐसे ही सफर पर।